हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अपने लोग भारतीय संविधान पर बात कर रहे थे और भारतीय संविधान पर अपने लोगों ने सिलेबस पर चर्चा करने के बाद अनुसूचियों को शुरू किया था और चौथी अनुसूची पर अपने लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, उसी चर्चा को आज आरंभ करते हुए पांचवी अनुसूची से शुरू करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, आप एक बात याद रखिए, अगर ऑफिसर बनना है तो जीएस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज पांचवी अनुसूची, समय को ना बर्बाद करते हुए। देखिए, फिफ्थ शेड्यूल। देखिए, पांचवी अनुसूची में क्या कह रखा है। पांचवी अनुसूची में कह रखा है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। इसका उल्लेख है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अपने लोग छठी अनुसूची भी पढ़ लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सिक्स्थ शेड्यूल, इसमें क्या कह रखा है, असम, मेघालय, मिजोरम, व त्रिपुरा की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। ठीक है, ये आपको पांचवी और छठी अनुसूची में मिलेगा। पांचवी अनुसूची में मिलेगा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आएगा अनुसूचित क्षेत्र। क्या आएगा? अनुसूचित क्षेत्र। मैंने कई बार बच्चों को ये कहते हुए देखा है कि पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रावधानों का उल्लेख है, नहीं तो उस तरीके से कह देते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के प्रबंधन का उल्लेख है। तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये प्रोनाउंसिएट करते देखा है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताया गया है। यहाँ केवल बात की गई अनुसूचित क्षेत्रों की। अब ये अनुसूचित क्षेत्र क्या होंगे, ठीक है ना, मैं इसके लिए छोटी सी आपको एक कहानी सुनाता हूं। ठीक है ना, देखिए, अनुसूचित क्षेत्र वो होते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों को जो ट्राइबल एरिया होते हैं, जनजातीय एरिया होते हैं, उनको बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र। जब हमारा संविधान का निर्माण कर रही थी तो संविधान सभा में एक संविधान सभा के मेंबर थे जयपाल सिंह। ठीक है ना, जयपाल सिंह जो थे वो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते थे। उन्होंने संविधान सभा में ये मुद्दा उठाया, माय डियर स्टूडेंट। उन्होंने कहा संविधान सभा में कि आप जो ये संविधान बना रहे हैं और संविधान के जो प्रावधान हैं, ठीक है ना, ये तो पूरे भारत के क्षेत्र पर लागू होंगे ना। और अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर रहने वाले जो आदिवासी होते हैं, उन आदिवासियों का अपना एक संस्कृति होती है। ठीक है ना, अपना एक कल्चर होता है। संस्कृति में उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है। जो आम लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनका खान पान बिल्कुल अलग है, उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग है, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है, उनके विवाह विच्छेद के संस्कार बिल्कुल अलग हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आदिवासियों की कल्चर बिल्कुल अलग है, और अगर आप संविधान बना रहे हैं और संविधान में सभी को बराबर दर्जा दे रहे हैं, तो संविधान के द्वारा जो कानूनों का निर्माण होगा वो पूरे भारत पर लागू होगा, वो अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू होगा। तो अनुसूचित क्षेत्रों पर जब सभी जो कानून सभी के लिए बनेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों की संस्कृति का वायलेशन करेंगे। उन्होंने कहा संविधान सभा में कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो जनजातीय लोग हैं, उनके कल्चर को बचाकर रखने के लिए आपको अलग प्रोविजन करने चाहिए संविधान में। और बहुत ही अच्छी बात है माय डियर स्टूडेंट, हमारे संविधान सभा के मेंबर, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, ठीक है ना, चाहे मौलाना आजाद हों, ये सभी लोग इनकी बात से सहमत हुए। उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने क्या किया, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंधन की बात की।
जो कानून आम लोगों के लिए लागू होंगे, अनुसूचित क्षेत्रों पर वो कानून नहीं लागू होंगे, उनके लिए अलग से कानून लागू होंगे या उसमें कुछ संशोधन करके उन पर कानून लागू किए जाएंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र उनको बोलते हैं जहां पर वो एरिया जहां पर आदिवासी लोगों की संख्या अधिक होती है, जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा के लोग हैं, उनसे अधिक नहीं होती है, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या होती है, तो ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। अगर हम बात करें भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 8.6% अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व है। तो अनुसूचित क्षेत्र उनको कहते हैं जहां पर अनुसूचित जो ट्राइबल एरिया होते हैं उनके लिए क्या है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो उनको ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे जब अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख कर दिया गया, फिर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को अलग से क्यों बताया गया 6 शेड्यूल में? ऐसी क्या बात आ गई? जब अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख कर ही दिया गया है तो फिर 4 राज्यों को अलग से क्यों बताया गया? तो माय डियर स्टूडेंट, ये ऐसे राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा जहां पर आदिवासी जनजाति के लोगों की जनसंख्या मेन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों की जनसंख्या से ज्यादा है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 6 शेड्यूल में पूरे के पूरे राज्य रख दिए, जहां पर कह दिया इन क्षेत्रों के रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनके क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है, क्योंकि उनमें प्रशासन, उन क्षेत्रों में प्रशासन बहुत ही अलग तरीके से किया जाएगा। तो जो अनुसूचित क्षेत्र है, जब हमारा संविधान बना, जब जयपाल सिंह ने ये मुद्दा उठाया, तो हमारे संविधान ने इन अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक शब्द दिया जिसको बोला जाता है अनुसूचित जनजाति। क्या बोला जाता है? अनुसूचित जनजाति। इसीलिए आज ये लोग किस नाम से संबोधित किए जाते हैं? हमारे संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति। अब देखिए यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनेगा कि 6 शेड्यूल किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति क्षेत्र से, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से, या दोनों से? तो आंसर क्या आएगा इसमें? केवल आएगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से। ठीक है ना। अब देखिए जो 6 शेड्यूल से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि 6 शेड्यूल में कौन कौन से राज्यों का उल्लेख है जहां पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के बारे में बताया गया है, प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो हम बता देंगे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ से थोड़ा टफ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनका उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है। वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रबंधन का उल्लेख 6ठी अनुसूची में किया गया है। तो वो ग्रुप में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है ना, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरीके से तीसरा दे सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इन चारों राज्यों को बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, ये आपकी 6ठी अनुसूची हो गई, 5वीं अनुसूची हो गई। ठीक है ना। अब देखो यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूं। भारत के संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन का उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, निर्धारण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन का उल्लेख 5वीं अनुसूची में कर रखा है। और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या नहीं करना है, ये शक्ति किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है ना, इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आप यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए, लिखिए, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का निर्धारण, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का निर्धारण, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए तो पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या कह रखा है? संघ व राज्यों के बीच, संघ व राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे का उल्लेख, संघ व राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे का उल्लेख। अब देखिए 7वीं अनुसूची में क्या मिलेगा? संघ और राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे से संबंधित उल्लेख है।
कौन से विषयों पर संघ सरकार कानून बनाएगी, कौन से विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी, इन सब बातों का उल्लेख किया गया। और इन सब बातों का उल्लेख करने के लिए हमारी 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। पहले आपको मिलेगी संघ सूची। कौन मिलेगी? संघ सूची। इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। दूसरी मिलेगी आपको राज्य सूची। इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। तीसरी मिलेगी आपको समवर्ती सूची। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जो संघ सूची है उसके विषय पर कानून कौन बनाता है? संघ सरकार। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाएगा संघ व राज्य दोनों। ठीक है ना। अब देखिए हमारे यहाँ विषयों का बंटवारा इसलिए किया गया ताकि संघ और राज्य के बीच कोई कंफ्लिक्ट ना उत्पन्न हो भविष्य में। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप काम का बंटवारा नहीं करेंगे तो हमेशा ही लड़ाई होती रहेगी और तनाव का माहौल रहेगा। और भारत भी कभी भी भारत एक विकासशील देश है, तो भारत विकसित देश की ओर कैसे बढ़ेगा? जब आपस में संबंध बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा प्यार भरे होंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा उनमें क्या होगा? बहुत ज्यादा विनम्रता होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या किया? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को इसको बांटा गया। अब देखिए संघ सूची में जो विषय हैं उन पर केवल कौन कानून बनाएंगे? जैसे कि रेलवे का विषय हो गया, जैसे कि डिफेंस का विषय हो गया, ये संघ सूची में रखे गए हैं। राज्य सूची में जैसे कि हेल्थ है, ठीक है ना, जैसे कि पुलिस है, जैसे कि लैंड है, ये सब विषय इसमें रखे गए, राज्य सूची में रखे गए। समवर्ती सूची में जैसे कि आपका फॉरेस्ट है, जैसे कि एजुकेशन है, ये सारे के सारे विषय कहाँ रखे गए? समवर्ती सूची में रखे गए। देखिए अभी सभी विषयों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आपको ये 7 शेड्यूल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप संविधान के जो पार्ट 11 में है, तब मैं सारे विषय संघ सूची के बताऊंगा, सारे विषय राज्य सूची के बताऊंगा, सारे विषय समवर्ती सूची के बताऊंगा। और अभी संशोधन करके कुछ राज्य सूची के विषयों को कहाँ रख दिया गया? समवर्ती सूची के विषयों में रख दिया गया है। उन सारे मुद्दों पर अपने लोग बात करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। यहाँ पर इन विषयों की चर्चा नहीं की जाएगी। ओके, उनको आगे चर्चा की जाएगी और बहुत ही डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो आप 7वीं अनुसूची समझ गए कि संघ व राज्यों के बीच विषयों के संबंध में कौन सी अनुसूची में दिया गया है बंटवारा के संबंध में? तो वो दिया गया है 7वीं अनुसूची में। और 3 लिस्ट दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है ना, भाषाओं का उल्लेख है। और अगर आप बात करें मूल संविधान, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी ये भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये मूल संविधान में थी और वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। देखिए हमारा संविधान सभा हमारी संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, कुछ मुद्दे जो थे उन पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, काफी लंबे समय तक चर्चा हुई। जैसे कि आर्टिकल 356 का मुद्दा, राष्ट्रपति शासन का मुद्दा, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है राज्य की तुलना में, इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। ठीक है ना। ऐसे ही हमारी जो राजभाषा थी उसके विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि भारत की राजभाषा क्या होगी। ठीक है ना, इस पर भी बहुत ज्यादा बहस हुई कि सरकारी कामकाज जितना भी है वो हिंदी में किया जाएगा, अंग्रेजी में किया जाएगा। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमने क्या किया? क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बना रखा था, तो अंग्रेजों ने अपने अनुसार ही शासन प्रशासन को चलाने के लिए अंग्रेजी का उपयोग बहुत ज्यादा किया था। ठीक है, तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हमने ये कहा कि अगले 15 वर्षों तक क्या होगा? अंग्रेजी में ही पूरे प्रशासन का कामकाज किसमें किया जाएगा? अंग्रेजी में ही किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये टाइम बढ़ता गया। ठीक है, तो जो 8वीं अनुसूची में भाषा दी जाती है उनको बोलते हैं क्या? राजभाषा। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं राजभाषा।
ठीक है। हालांकि अपने लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 343 में, वहां पर बहुत डिटेल में राजभाषा आपको पढ़ाऊंगा और राजभाषा आयोग भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख का मतलब है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा दे दी जाएगी उस भाषा में आप सरकारी कामकाज कर सकते हो। ठीक है ना। जो भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है उस भाषा में आप सरकारी कामकाज नहीं कर सकते, सरकारी प्रशासन को नहीं चला सकते। ठीक है ना। तो मूल संविधान में 14 भाषा और सिंधी, कौन सी? सिंधी। ये कब जोड़ी गई है? 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई है। ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 1971 में। फिर देखिए एक साथ 3 भाषाएं भारत के संविधान में जोड़ी गई। जब 3 भाषाएं जोड़ गई तो इनका नंबर कितना हो गया? 18। कौन कौन सी जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर इनको आप ट्रिक आप इनकी देखेंगे तो ट्रिक का नाम है नमक। ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक है ना। इनको संविधान में कब ऐड किया गया है? इनको संविधान में ऐड किया गया है 71वां संविधान संशोधन, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 3 भाषाएं कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। फिर देखिए संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई। जब एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई तो इनका नंबर कितना हो गया? इनका नंबर हो गया 22। कितना हो गया? 22। ये जोड़ी गई हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखिए इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक आप देखेंगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है बोडमास। क्या है? बीओ से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोगरी, एम से हो जाएगा मैथिली, एम से हो जाएगा मैथिली, एस से हो जाएगा संथाली। तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको जोड़ा गया था संविधान में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में। देखिए कहीं कहीं पर आपको 2003 लिखा होगा तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 2004 में किया गया। जैसे कि आप 42वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, ये 1976 में हुआ है, लेकिन ये लागू कब हुआ है? 1977 में हुआ है। ठीक है। तो कहीं पर अगर 1977 है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हुई है। तो अगर 8वीं अनुसूची में देखें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। बाद में क्या किया हमने? इसमें 8 भाषाएं और ऐड की। सबसे पहले कौन सी भाषा ऐड की हमने? 15वीं भाषा ऐड की, सिंधी। जो कभी ऐड की हमने? 21वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ऐड की। फिर हमने इसमें 3 भाषाएं जोड़ी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ये कब जोड़ी हमने? ये हमने जोड़ी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर हमने इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी। कौन सी जोड़ी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये कब जोड़ी हमने? 12वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा। तो देखिए मैंने अभी आपको 4 अनुसूची पर बात की। अगर उसको अपने लोग समराइज करें तो सबसे पहले अपने लोग ने बात की थी 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया था? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन का उल्लेख है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के प्रबंधन का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में किसकी बात की थी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के प्रबंधन का उल्लेख है। यहीं पर हमने लोगों ने बात की कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं। अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं? भारत के संविधान ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक टर्मिनोलॉजी दी, उसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। और इनमें रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके संस्कृति, उनके कल्चर को, ठीक है ना, उनके कल्चर को बनाए रखने के लिए जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको अलग तरीके से प्रशासन के नियम लागू होते हैं, भारत के कानून अलग तरीके से लागू होते हैं। ठीक है ना। और मैंने आपको यह भी समझाया कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति भारत में किसके हाथ में है? तो ये राष्ट्रपति के हाथ में। हालांकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और मोस्टली क्या होता है, जो वहां का गवर्नर होता है वो क्या करता है? इसके लिए राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया? संघ और राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे के संबंध में बताया गया है। और वहां पर 3 अनुसूचियां दी गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार
सरकार को है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ और राज्य दोनों को है। हालांकि जब दोनों संघ और राज्य के बीच टकराव होगा तो संघ का कानून क्या होगा? उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तब मैं वहां पर आपको ये पूरी बात समझाऊंगा किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं और संसद का कानून कैसे लागू होता है, राज्य सरकार का कानून कैसे लागू होता है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 8वीं अनुसूची पढ़ी। 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं के बारे में उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है ना। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, जो 21वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर आप लोगों ने देखा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। इनको कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन आपका 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर संविधान में एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये कब जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा जोड़ा गया। आपको क्या करना, आपको कुछ इसी तरीके से याद रखना है। बार बार सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, बिल्कुल धुन दीजिए, पीछे पड़ जाइए। कम से कम आपको एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज करना है। आज पढ़िए, फिर उसके 3 दिन बाद पढ़िए, फिर उसके 1 हफ्ते बाद पढ़िए, फिर उसको 15 दिन के बाद पढ़िए, फिर उसको 1 महीने के बाद पढ़िए। देखिए टॉपिक आपके अंतरात्मा में प्रवेश कर जाएगा। इस तरीके से पढ़िए, जरूर आपको याद होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।